तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से कॉम्पोजिशन से हम इसको। एंड द कॉम्पोजिशन वर्क्स लाइक दिस। सबको सप्लाई का प्रिंसिपल पता है। इफ प्राइस इंक्रीजेस व्हाट वुड बी द विलिंगनेस ऑफ द सेलर टू सेल मोर, बट ही वुड बी एबल टू सेल मोर ओनली if he produces more. And how will he be able to produce? By combining or organizing what is called as factors of production. Factors of production कितनी तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं. वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर. कौन कौन से 4? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. फिर से बताएंगे प्लीज. इट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड अगर नेचुरल लैंड है तो किसी काम का नहीं है जब तक हम उसके ऊपर फैक्ट्री ना लगा लें. तो मैनमेड एफर्ट करना पड़ेगा उस लैंड को एम्प्लॉयबल करने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए. तो लैंड भी क्या बन जाएगा? एज गुड एज कैपिटल. एंटरप्रेन्योर का मतलब जिसके अंदर इनोवेटिव थिंकिंग कैपेसिटी हो. वो भी मैनमेड होगी. कुछ पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, बीटेक करना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा, सीए करना पड़ेगा, लॉ करना पड़ेगा, नहीं तो बैल बुद्धि रहेगा एकदम. तो इकोनॉमिस्ट्स ने इन सब को कैपिटल बोला. क्या बोला? कैपिटल. और इसके लिए एक लिटरल सिंबल यूज किया, टाइटल्ड एज व्हाट? के. और इसको लेबल बोला और सिंबल क्या यूज किया? एल. तो आज के बाद आप बोलेंगे देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वन इज कॉल्ड एज लेबर एंड अदर इज कॉल्ड एज कैपिटल, which takes into consideration all these 3: land also, capital also and entrepreneur also. खोपड़े में बात गई या सिर के ऊपर से उड़ गई? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? पक्का? तो इनके एफर्ट से हम प्रोडक्शन करेंगे. अब कहानी मेरी जुबानी कुछ इस तरह की है कि हम 3 प्रोडक्शन सिनेरियोस की बात करेंगे. और 3 प्रोडक्शन सिनेरियोस कैसे होंगे ध्यान से सुनिएगा. द फर्स्ट प्रोडक्शन सिनेरियो जहां पे लेबर एज वेल एज कैपिटल दोनों फिक्स्ड होंगे. आप कितना भी एफर्ट कर लीजिए, आप आउटपुट को ठेंगा 1 यूनिट भी नहीं बढ़ा पाएंगे. इस चीज को सप्लाई के लॉजिक में हमने क्या बोला था? वेरी शॉर्ट पीरियड. और ये कहां पे अप्लाई करता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में. बट देयर मे बी सिचुएशंस जहां पे वी कैन से कि जो लेबर है दैट इज अ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. आप इसको चेंज कर सकते हैं. बट जो कैपिटल है चिल्ड्रन, दैट इज अ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. This period of study is basically known as what is termed as short period. क्या बोलेंगे इसको? Short period. और एक प्रोडक्शन टेक्निक ऐसी होगी जहां पे लेबर as well as capital both happens to be called as variable. आप जितना चाहें उतना लेबर इनपुट इंक्रीज करिए, डिक्रीज करिए. जितना चाहें उतना कैपिटल इनपुट इंक्रीज करिए, डिक्रीज करिए. दिस पीरियड इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉन्ग रन. कुछ बैल बुद्धि बताएंगे कि 2 महीने का पीरियड शॉर्ट रन होता है और 2 साल का पीरियड लॉन्ग रन. 2 मिनट का पीरियड शॉर्ट रन हो गया और 2 घंटे का पीरियड लॉन्ग रन. ऐसा कुछ नहीं होता. आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ने आपके स्कूल को बोला कि भाई पढ़ाई लिखाई बच्चे और भी करना चाहते हैं, देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो स्कूल शुड टेक सम एफर्ट. अब स्कूल शुड टेक सम एफर्ट. नए बच्चे 4 दिन के बाद चले आएंगे. क्या 4 दिन के अंदर, मैं गलत बोल रहा हूं, 4 दिन के अंदर, मैं गलत ही बोल रहा हूं, क्या नई क्लासरूम बनना पॉसिबल है? बट 4 दिन के अंदर आप उन टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं कि वो 2 शिफ्ट में पढ़ा दें. बिल्डिंग विल रिमेन सेम. तो 4 दिन का पीरियड इज कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड. बट आप इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठे हैं, आप ज्योग्राफी या बीटेक की आर्किटेक्चर की क्लास में नहीं बैठे. तो इकोनॉमिक्स की क्लास में हम बोलेंगे टीचर इज अ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टीचर इज लेबर. तो लेबर को हम 2 शिफ्ट बोलेंगे पढ़ा दो, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट. सो टीचर कैसे इतना काम करेगा? पैसा मिलेगा तो सब काम करेगा. ओके. बट बिल्डिंग का साइज, चेयर फर्नीचर का साइज, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग वुड रिमेन कांस्टेंट. तो दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज व्हाट?
बट गवर्नमेंट को लग रहा है 2030 के बाद देश की पॉपुलेशन दनादन बढ़ने वाली है, 7 साल का टाइम है और हमारे पास ज्यादा लैंड एरिया नए स्कूल बनवाने के लिए नहीं है। तो उन्हीं स्कूल्स को बोला कि भाई आपके पास 5 साल का टाइम है, कृपया करके अपनी बिल्डिंग टीचर्स को और हायर कर लीजिए। तो 7 साल के अंदर स्कूल नए टीचर्स भी हायर कर लेगा, नई क्लासरूम भी बना लेगा। बीटेक आर्किटेक्चर की क्लास होती तो बोलते 7 साल का पीरियड लॉन्ग रन है और 4 दिन का पीरियड शॉर्ट रन है। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है तो बोल रहे हैं टीचर 2 शिफ्ट पे काम करेगा, बिल्डिंग सेम रहेगी, इट इज शॉर्ट रन। टीचर और बिल्डिंग दोनों को हम इंक्रीज डिक्रीज चेंज कर सकते हैं, इट इज लॉन्ग रन। तो आज के बाद कभी भी कहीं भी सुनने को मिले कि लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ एग्जांपल 2 आवर्स एंड दिस इज 20 मिनट्स, एक घंटा आप घुमा के मारिएगा जो ऐसा बोले, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सवेरे एग्जाम देने पहुंचे, जैसे एग्जामिनेशन रूम में जा रहे थे, एक मनहूस दोस्त ने बोला ए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में ना 2 डिफरेंस एग्जाम में आएगा, घुमा चप्पल मारिएगा। नालायक कल रात में नहीं बता सकते थे, मैं एक बार पढ़ लेता। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेरी शॉर्ट पीरियड। बट अगर दोस्त ने सवेरे फोन करके बता दिया जब आप घर से निकल रहे हैं उसके 15 मिनट पहले, तो आप एक बार नजर मार सकते हैं ना, बट बहुत अच्छे से नहीं, बट कुछ कर सकते हैं, इट इज शॉर्ट पीरियड। और दोस्त अगर 15 दिन पहले बता दे, एक हफ्ते पहले बता दे, तो आप और बढ़िया से पढ़ सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉन्ग रन, सिंपल एज दैट। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो शॉर्ट रन इज दैट पीरियड इन इकोनॉमिक्स जहां पे लेबर और कैपिटल में लेबर वेरिएबल होता है और कैपिटल फिक्स्ड। लॉन्ग रन इज अ पीरियड जहां पे दोनों वेरिएबल होंगे। ये ऐसा नहीं होता कि 2 दिन के अंदर नई क्लास बन गई तो लॉन्ग रन और 2 दिन के अंदर नई क्लास नहीं बन पाई तो ऐसा कुछ नहीं है, घड़ी के कांटे से ये नहीं चलता है। सिंपल प्योर डेफिनेशन है, लेबर वेरिएबल कैपिटल फिक्स्ड, क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड। लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल तो लॉन्ग पीरियड, और दोनों फिक्स तो वेरी शॉर्ट। तो हम वेरी शॉर्ट के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई हरकत हलचल, कोई इकोनॉमिक एनालिसिस होता ही नहीं है। समझ में आ गया? पक्का? तो पूरे कंटेंट को समअप कर देते हैं। सप्लाई में क्या पढ़ा था हमने? प्राइस बढ़ेगा तो सेलर वुड बी विलिंग टू सेल मोर। व्हेन ही विल बी विलिंग टू सेल मोर? व्हेन ही प्रोड्यूसेस मोर। हाउ इज ही गोइंग टू प्रोड्यूस? बाय कंबाइनिंग एफओपीज। एफओपीज कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की पढ़ाई में, और लेबर को एल से। सर ऐसा क्यों? बहुत पहले एक किताब लिखी गई थी दास कपिताल, और उसी में कैपिटल वाज कैपिटल एक्चुअली। क्यों बोलते हैं कैपिटल हम इन तीनों को? भाई कैपिटल तो मैन मेड रिसोर्सेज, जमीन पे जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगी मैन मेड एफर्ट नहीं होगा, वो किसी काम का नहीं। अच्छा सर खेती की जमीन, अरे उस पर भी जब हम हार्वेस्टिंग, प्लॉइंग, सोइंग वगैरह करेंगे तभी तो काम करेगी, तभी तो आउटपुट होगा। फर्टिलिटी कितनी भी हो, एफर्ट ही नहीं किया, बीज ही नहीं बोए, पानी नहीं दिया, ठेंगा फसल उगेगी वहां पे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट करना पड़ेगा। तो लैंड विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भाई पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब स्कूल कॉलेज जाके नहीं, इनफॉर्मल एजुकेशन इज ऑल्सो देयर। कोई इनोवेटिव कैपेबिलिटी आ जाए तो ये भी मैन मेड हो गया, कॉल्ड एज कैपिटल। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये तीनों कैपिटल और ह्यूमन एफर्ट जो है वो लेबर। तो अगर लेबर वेरिएबल, कैपिटल फिक्स्ड, क्या बोलेंगे? शॉर्ट रन। लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल है तो लॉन्ग रन। समझ में आई बात की नहीं? प्लीज अपडेट दिस सुपर क्विकली। चलिए, तो समझ में आ गई लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की कहानी? चलिए, सो प्रोडक्शन क्या होता है सबको पता है, एक्टिविटी वेयर रिसोर्सेज आर ऑल्टर्ड और चेंज इन सच अ मैनर कि उनकी यूटिलिटी जो क्रिएट हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो अगर आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज की चेंज कर दें तो वी कॉल इट एज फॉर्म यूटिलिटी। लोकेशन चेंज कर दें तो वी कॉल इट एज प्लेस यूटिलिटी। अभी प्रोड्यूस हो रहा है, स्टोर करके गोडाउन में रख दिया और बाद में काम आएगा, टाइम यूटिलिटी। और जब आप किसी चीज की ओनरशिप ले लेते हैं तो वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा, पहले किसी और को दे रहा था, इट इज नोन एज सर्विस यूटिलिटी। खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए, तो ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सबको क्लियर हो गई? दनादन लिख लीजिए जरा क्विकली। हेडिंग लिखिएगा प्रोडक्शन, पुट अ कोलन साइन, एन एक्ट विच क्रिएट्स यूटिलिटी। हेडिंग लिखिएगा प्रोडक्शन, पुट अ कोलन साइन, एन एक्ट विच क्रिएट्स यूटिलिटी, and thereafter put the heading types of utility and put this. Demand function everybody remembers, supply function भी याद होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, बड़ा ही छोटा फंक्शन है सर ये। आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ इनपुट, और इनपुट किन 2 चीजों का होगा?
एफर्ट्स ऑफ लेबर एंड एफर्ट्स ऑफ कैपिटल। समझ में आ गया? तो अब आप इसको कोरिलेट ऐसे करेंगे कि कैपिटल और लेबर में जब चेंज आया, इंक्रीज हुआ, तो प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज सेम परसेंटेज से भी हो सकता है, ज्यादा या कम परसेंटेज से भी हो सकता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? कहने का मतलब आपने लेबर और कैपिटल को 10% बढ़ा दिया, आउटपुट में इंक्रीज बाय 10%, आउटपुट में इंक्रीज बाय 25%, आउटपुट में इंक्रीज बाय 2%, आउटपुट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग में डिक्रीज। बस इसी की पढ़ाई आपको प्रोडक्शन फंक्शन में करनी होती है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो दो थ्योरीज आप पढ़ेंगे, एक शॉर्ट रन में और एक लॉन्ग रन में, और कुछ कुछ फील आपको यहाँ पे इलास्टिसिटी का आएगा बेसिकली। तो प्लीज इसको भी अपडेट कर लें अपनी कॉपी में। तो जैसे डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन टेक्निकल रिलेशनशिप होता है, प्रोडक्शन फंक्शन भी टेक्निकल रिलेशनशिप है, which compares output, that is quantity of units produced, with the input of variable factor as well as fixed, अगर शॉर्ट रन की बात हो रही है, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली अगर लॉन्ग रन की बात हो रही है, क्योंकि लॉन्ग रन में दोनों के दोनों क्या होंगे? वेरिएबल। और शॉर्ट रन में लेबर चेंज होगा बट कैपिटल वुड रिमेन फिक्स। और दिमाग में क्वेश्चन भी आता होगा, सर ऐसा नहीं मान सकते कि कैपिटल वेरिएबल हो जाए और लेबर फिक्स हो जाए? बिल्कुल मान सकते हैं, बट जिस महान आत्मा ने थ्योरी लिखी, जब थ्योरी लिखी गई थी उस समय धरती पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडामेंटल लॉजिक, ये रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेबर तो पॉपुलेशन की वजह से हो जाएगा, तो लेबर को आप इंक्रीज कर सकते हैं, किसी इंसान को मेहनत करवा सकते हैं ज्यादा, बट लैंड कहां से लाएंगे? उस समय पाम जुमेरा का भी थॉट नहीं आया था। तो आज के जमाने में अगर ये थ्योरी लिखी गई होती तो कभी भी कैपिटल को फिक्स फैक्टर ना बोला गया होता। आज के जमाने में हर चीज मल्टीप्लाई हो सकती है। ओके, क्विकली डू दिस। ये बकवास लिखा हुआ है, ये भी आप लिख चुके हैं ऑलरेडी। ये सबसे धमाकेदार चीज है जो मैंने आपको बताई। सो देयर आर टू टाइम पीरियड्स, वन इज शॉर्ट रन, अदर इज लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मतलब 2 घंटे और लॉन्ग रन मतलब 2 दिन। शॉर्ट रन मतलब 2 महीने, लॉन्ग रन मतलब 2 साल। नो, दैट पीरियड ऑफ टाइम वेयर कैपिटल इज फिक्स्ड एंड लेबर इज वेरिएबल इज कॉल्ड एज व्हाट? शॉर्ट रन। और जहां पे कैपिटल और लेबर दोनों वेरिएबल हो जाए उसे क्या बोलेंगे आप? लॉन्ग रन। समझ में आ गया? पक्का कंफ्यूज तो नहीं होंगे घड़ी के टाइम से? चलिए लिख लीजिए इसको भी कॉपी में। चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है? तो जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था, वैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सर वेरिएबल प्रपोर्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका कैपिटल जो है वो कांस्टेंट रहेगा और लेबर की यूनिट्स चेंज होती जाएंगी, तो जो दोनों का रेशियो ऑफ इनपुट होगा दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। कैसे? अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। व्हाई अ फैक्टर? बिकॉज जो भी रिटर्न्स हो रहे हैं, ज्यादा कम, अच्छे बुरे, कुछ भी, वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहे हैं? वेरिएबल फैक्टर, लेबर की वजह से, कैपिटल की वजह से नहीं हो रहे हैं। तो इट वुड गो लाइक दिस, ये लेबर का इनपुट और ये कैपिटल का। तो कैपिटल मान लीजिए हर बार आपकी 5 मशीनें हैं बस, लेबर सबसे पहले 0, फिर 1% इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 एंड सो ऑन, बट कैपिटल वुड रिमेन सेम। तो वेरिएबल प्रपोर्शन का यही मतलब होता है। पहले प्रपोर्शन था 0:5, आउटपुट 0 होगा। फिर प्रपोर्शन हुआ 1:5, then 2:5, 3:5, 4:5, 5:5, 6:5। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट? वेरिएबल प्रपोर्शन। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच याद है? तो वहां भी तो वेरिएबल प्रपोर्शन था। समझ में आ गया? बट सर उसको इंडिफरेंस क्यों बोलते थे? उसको भी वेरिएबल कर्व बोलना चाहिए था। इंडिफरेंस इसलिए बोलते थे बिकॉज कंज्यूमर की जो बाइंग प्रेफरेंसेस थे वो अलग अलग थे। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट एज इन डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल रिसोर्स चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम किसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं? लेबर को। ऐसे इंक्रीज हो रहा है और ऐसे डिक्रीज। तो जितना आउटपुट यहाँ पे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। एक टाइम आएगा जब आपका आउटपुट एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उससे ऊपर नहीं बढ़ा पाएंगे, स्टैग्नेंसी आ जाएगी। तो मैकडॉनल्ड्स पहले यूएस में था, जब लगा कि यूएस का धंधा स्टैग्नेंट हो चुका है, दे केम टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया में पहले मुंबई, कोलकाता, दिल्ली मेट्रो सिटीज में आए होंगे, फिर उसके बाद लगा जब वहां पे कंपटीशन डेवलप हो गया तो इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ चले आए। फिर लग रहा है यहाँ पे भी धंधा पानी एकदम स्टैग्नेंट आ रहा है, प्रतापगढ़, भूपिया, मऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद यहाँ चले जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? तो जब उनको लगेगा कि उनके डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो रहे हैं, वो ऐसी जगह जाएंगे जहां पे फिर से इंक्रीज हो जाए।
समझ में आ गया वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं? तो शॉर्ट रन की थ्योरी कॉपी करिए फास्ट। 4 फिनोमेना यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज। चलो भाई, तो सबको ये समझ में आ गया कि थ्योरी जिस महान आत्मा ने बनाई है, उन्होंने लेबर को ही क्यों वेरिएबल बोला? क्योंकि जिस जमाने में 100-200 साल पहले थ्योरी बनी, उस समय रिसोर्सेज जो थे इस दुनिया पे, इस धरती पे, बहुत लिमिटेड थे। तो इसलिए माना गया कि कैपिटल तो फिक्स रहेगा, वर्कर्स की मेहनत को ट्वाइस थ्राइस आप कर सकते हैं। फाइन। तो थ्योरी को बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। व्हाई? क्योंकि जो रेशियो ऑफ कैपिटल इनपुट और लेबर इनपुट होगा, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। और रिटर्न टू अ फैक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज लेबर की वजह से चेंज होगा, कैपिटल की वजह से चेंज नहीं होगा। समझ गए सब लोग? चलिए, तो बेसिक पैरामीटर कॉपी करिए अंडरस्टैंडिंग का। 40 यूनिट का आउटपुट है। कितना आउटपुट है? 40 यूनिट्स का। और इनपुट कितना है? 10 यूनिट लेबर की और 10 यूनिट कैपिटल की। समझ में आया? हमने अपने इनपुट को, लेबर को 10 से बढ़ाकर कर दिया 11। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? कितना परसेंटेज इंक्रीज आपको लेबर में नजर आया? 10%। 1 यूनिट है तो ये 10% हो गया। आउटपुट 40 से 48 हो गया। कितना चेंज नजर आया? 20%। तो इलास्टिक डिमांड और सप्लाई की तरह लग रहा है, वही है। बट यहां पे आप लॉजिक क्या बोलेंगे? लेबर बढ़ा 10%, आपका आउटपुट बढ़ गया 20%। इट्स गुड फॉर अस और बैड फॉर अस? गुड फॉर अस। तो इसे आप क्या बोलेंगे इकोनॉमिक्स की भाषा में? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। आपकी लागत, इनपुट कॉस्ट 10% बढ़ी, बट आउटपुट कितना बढ़ गया? 20%। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, और वो नाम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर को हम बोलते हैं व्हाट? डिमिनिशिंग कॉस्ट। कैसे? मान लेते हैं कि 1 यूनिट आउटपुट 5 रुपए का बिकेगा। कितने का? 5 रुपए का। तो टोटल आउटपुट कितने का बिका? 200। लेबर की 1 यूनिट 10 रुपए की है, तो आपने 200 रुपए का सामान बेचा। कितने का? 200। और खर्च कितने किए? 10 रुपए। खर्च कितने किए? 10 रुपए। और कितनी यूनिट आपने बेची? 40। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? तो 1 यूनिट लेबर अगर 10 रुपए का है, तो 10 यूनिट लेबर कितने की हो गई? 100 रुपीज की। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो 100 रुपए आपके लगे और 40 यूनिट आपकी बनी, तो 1 यूनिट पे आपका लेबर का खर्चा कितना आता है? 2.5 रुपए। यहां पे आप लेबर पे कितने पैसे खर्च करेंगे? 110। और आपकी यूनिट्स कितनी बनेंगी? 48। प्लीज डिवाइड मैथमेटिकली 110 बाय 48। आंसर आएगा 2.29। 2.29 रुपए। तो आपकी कॉस्ट कम हो गई, कांस्टेंट है, या बढ़ गई? कम हो गई। तो ईदर यू कॉल इट एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और यू कॉल इट एज पीरियड ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। बात एक ही है। तो फैक्ट्री वाले के लिए ये प्रॉफिटेबल अफेयर है कि लॉसी अफेयर है? प्रॉफिटेबल अफेयर है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा लेबर इनपुट अब सो कॉल्ड 10 यूनिट की बजाय कितना हो गया? 12। कितना इंक्रीज हुआ लेबर इनपुट? 20%। और आउटपुट भी 40 से 48 हुआ। 8 यूनिट का इंक्रीज है। कितना इंक्रीज हुआ? 20%। तो इंक्रीज इन इनपुट एंड इंक्रीज इन आउटपुट इज सेम। ना फायदा है ना नुकसान है। इसे क्या बोलेंगे आप? कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जितना आपने लेबर इनपुट पे पैसा खर्च किया, उतनी ही आपकी आउटपुट बढ़ गई। तो सो कॉल्ड, अगर 1 यूनिट लेबर 10 रुपए की है, तो 12 यूनिट कितने की हुई? 120 की। और 48 यूनिट्स आपका आउटपुट आ रहा है, तो 120 को 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2. सो कॉल्ड 50। तो 2.50 आपकी कॉस्ट यहां पे भी थी, और आपकी कॉस्ट यहां पे भी है। तो क्या कोई कॉस्ट चेंज हुई? कॉस्ट इंक्रीज हुई? डिक्रीज हुई? नो। तो वी कॉल इट एज पीरियड ऑफ व्हाट? कांस्टेंट कॉस्ट्स। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? अब लोगों के दिमाग में एक शब्द आ रहा होगा, सर आप कैपिटल क्या फ्री में लेके आएंगे? चोरी की मशीन है? चोरी की मशीन नहीं है, बट उसकी वजह से कोई हरकत हो नहीं रही है, तो हम इसलिए उसको कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। शैल आई प्रोसीड फर्दर?
लेबर का इनपुट हो गया 10 से 13, कितने परसेंट बढ़ा? 30%। एक यूनिट अगर 10 रुपए की है तो आपकी 13 यूनिट कितने की कॉस्ट करेंगी? 130। और आउटपुट कितना हो गया आपका? 48। तो 130 रुपए खर्च हो रहे हैं 48 यूनिट बनने में, तो एक यूनिट कितने की बन रही है? 2 रुपए 70 पैसे की। तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है कि घट रही है? आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इंक्रीजिंग कॉस्ट्स। तो बिजनेसमैन इस तरह से फैक्ट्री वाला प्लान आउट करता है कि मैं कितने यूनिट बनाऊं। आपको लगता है ना कि भाई सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले बहुत ज्यादा यूनिट्स क्यों नहीं बनाते? ज्यादा बनाएंगे तो रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, बेच भी सस्ते में पाएंगे। बट प्रॉब्लम इज दिस कि देश में उतनी डिमांड ही नहीं है। तो अगर हमारी कोई फैक्ट्री 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर एक महीने में बना रही है, 1 लाख, तो उसकी कॉस्ट है 40,000 रुपए। सर अगर वो 2 लाख बनाए ना, उसकी कॉस्ट 25,000 आ जाएगी। बट ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख बनेंगी ये बाजार में बिकेंगी नहीं। गॉट इट क्लियर? और अगर बेचना है तो सेल्स प्रमोशन खर्चा करना पड़ेगा। तो आपने मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट तो बचा ली, उल्टा कहां खर्च कर दिया? सेल्स प्रमोशन में। तो बात वहीं की वहीं आ गई। तो क्यों हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे? इज दैट अंडरस्टूड वेल? और जब हम 40,000 रुपए में एक गाड़ी बना रहे हैं, 1 लाख यूनिट बना रहे हैं, तो कस्टमर 55 में खरीद लेता है। जब हमारा प्रोडक्शन 2 लाख यूनिट का होगा, हमारी कॉस्टिंग 25 आ जाएगी, हम 35 में बेचना चाहेंगे, तब भी कस्टमर उतना ही खरीदेंगे। तो कस्टमर ज्यादा तो खरीदेंगे नहीं। क्यों अननेसेसरी आप ज्यादा बना रहे हो, आपका लॉस हो जाएगा। तो दीज थियोरीज आर अप्लाइड। तो डिमिनिशिंग कॉस्ट होगी, धंधा करेंगे बढ़िया। कांस्टेंट कॉस्ट होगा तब भी प्रोडक्शन करेंगे। इंक्रीजिंग कॉस्ट होगा तो सोचेंगे कि प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो आउटपुट आपका बढ़ा 20% और इनपुट आपका बढ़ा 30%। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, यहां पे आउटपुट में चेंज ज्यादा, यहां पे बराबर, और यहां पे आउटपुट में चेंज कम। तो जब इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट में चेंज कम है, वी कॉल इट एज व्हाट? डिमिनिशिंग रिटर्न। वील सी टू इट की प्रोड्यूस करना है या नहीं। यहां पे कोई फर्क नहीं है, धनाधन प्रोड्यूस करो, यहां तो बिल्कुल प्रोड्यूस करेंगे। बट अब आ गया रिसेशन। हम सोच रहे थे कि 10 यूनिट ऑफ लेबर की बजाय जब 11 यूनिट इनपुट किया तो आउटपुट बढ़ गया, 12 किया तब भी आउटपुट बढ़ गया, 13 किया, बढ़ा है ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा बट बढ़ा है। यहां पे तो कहानी ही पलट गई। क्या हो गई कहानी? आउटपुट तो आपने 40% बढ़ा दिया, बट लाई चना खाने वाले वर्कर्स ज्यादा आ गए और काम करने वाले कम। यू स्टार्टेड सफरिंग लॉसेस। क्या आप नेगेटिव रिटर्न्स में प्रोडक्शन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक यूनिट बाजार में लेटस से 3 रुपए की बिक रही है और आपकी लेबर कॉस्ट 2.5 रुपए है, यू विल प्रोड्यूस और नॉट? और अगर 2 रुपए 29 पैसे है तो बिल्कुल, 2 रुपए 50 पैसे तो भी, 2 रुपए 70 पैसे तो भी करेंगे। चाहे कॉस्ट बढ़ रही है ठीक है, प्रॉफिट हो तो रहा है। यहां पे तो प्रॉफिट की बजाय लॉस हो जाएगा। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। लेबर को आप कितना पे करेंगे? 140। और यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं? 38। जरा डिवाइड कर लें 140 को 38 से। 3 रुपीज 68 पैसा आपकी लेबर कॉस्ट आ रही है। 3 रुपए में बेच के क्या लेबर कॉस्ट निकाल लोगे? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गया? तो हेयर विल बी हैविंग अटमोस्ट सुपर हाई प्रॉफिट्स, क्योंकि यहां पे कॉस्ट ऑफ लेबर सबसे कम है और रियलाइज होने वाली वैल्यू ज्यादा। यहां पे ठीक है प्रॉफिट होगा, यहां पे कम होगा प्रॉफिट बट प्रॉफिट होगा, यहां पे तो लॉस होगा। तो प्रोड्यूसर यहां पे भी प्रोड्यूस करेगा, यहां पे भी प्रोड्यूस करेगा, और यहां पे भी। कब बंद कर देगा? तो मारुति वालों ने डीजल गाड़ी यहां पे बेचनी बंद कर दी, क्योंकि उनको लग रहा था कि डीजल गाड़ी जितनी महंगी हम लोगों को बनाकर बेचते हैं, डीजल के कॉस्ट से लोगों को उतना एडवांटेज नहीं है। पहले क्या होता था, जब हमारे देश में पेट्रोल का प्राइस 65 रुपये लीटर था, तो डीजल बिकता था 38 रुपीज लीटर में, 40 रुपये लीटर में, लगभग 40-50% का प्राइस में फर्क होता था। आज पेट्रोल बिकता है 96-97 में और डीजल भी मनुष्य 89 में बिकता है। तो जब 10% का फर्क है, तो जिनको बहुत ज्यादा ड्राइव करना है, दिन भर का 100-150 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे ड्राइवर्स हैं, वो तो खरीद लेंगे डीजल गाड़ी। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, भाई पेट्रोल गाड़ी पर्टिकुलर मॉडल की 9 लाख रुपए की, डीजल गाड़ी 10.25 लाख की, मेरे 1.25 लाख रुपए तो ज्यादा लग गए। 1.25 लाख रुपए को बैंक में लगा दूंगा तो महीने का 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा या 800 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा। 10 लीटर डीजल का पैसा तो उसी इंटरेस्ट कॉस्ट से फाइनेंस हो गया। और डीजल है 90 रुपए का, पेट्रोल है 96 का, कितनी बचत हुई? 6 रुपए की। कितनी बचत हुई?
₹6 की। हमको महीने में गाड़ी जब चलानी है तो कुल 10 लीटर पेट्रोल की खपत है बस, तो 10 लीटर पेट्रोल आएगा ₹960 का, ₹970 का। 10 लीटर डीजल आएगा ₹900 का, ₹70 महीना बचेगा। एक साल का कितना बचेगा? ₹840। और पे कितना किया? ₹1.25 लाख ज्यादा। ₹1.25 लाख कवर करने में आपकी जनरेशन आ जाएंगी आगे, इसलिए गाड़ी लोग डीजल वाली खरीदनी बंद कर दी है। सर सरकार ने बदमाशी क्यों की? सरकार ने कहा कि हमने डीजल पे टैक्स कम लगाया था। क्यों? किसान अपने ट्रैक्टर में और पंपिंग सेट में उसको इस्तेमाल करता है, लोग फायदा उठाने लग गए, डीजल गाड़ी खरीदने लग गए। तो असली मजा कौन मार रहा है प्राइस कम होने का? पब्लिक। पेट्रोल ₹65 लीटर, डीजल ₹38 लीटर, तो हु इज गेटिंग द रियल एडवांटेज ऑफ लो डीजल प्राइसेस? पब्लिक। और नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का। तो एक काम करते हैं, डीजल का दाम बढ़ा दो, किसान भी महंगे में खरीदे, सब महंगे में खरीदो। सर किसानों का नुकसान हो रहा है, उनको तो हर महीने ₹2000 महीना पॉकेट मनी मिली रही ना गवर्नमेंट से, उनका खाएगा नुकसान। और उनका तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हम सामान खरीद ही लेते हैं। तो जितना हम फार्मर से ज्यादा डीजल में लपेट रहे हैं, वही हम फार्मर को वापस दे रहे हैं। और आजकल गांव वगैरह में भी नहर और कनाल गवर्नमेंट ने बना दिए हैं, जहां से वाटर की सप्लाई आसान है, या सोलर प्लांट लगा लिए हैं, तो फार्मर को भी उतना ज्यादा डीजल इस्तेमाल नहीं करना। व्हाट इट क्लियर? वहां पे भी गांव गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। तो पहले पंपिंग सेट जनरेटर से चलता था, जो जनरेटर डीजल से चलता था, अब वहां इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो आपके घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, आप किराया देते हैं ₹600, और यूनिट चार्ज है आपका ₹7.5। फार्मर को फिक्स किराया ₹240 देना है बस, जितनी चाहे उतनी बत्ती इस्तेमाल करो। सो फार्मर तो एसी भी लगा लेगा, उनके बेचारों के पैसे इतने नहीं होते, एसी कहां से लगाएंगे? तो फार्मर तो 240 में अनलिमिटेड बत्ती इस्तेमाल कर रहा है। तो जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट फार्मर को देना था सस्ते डीजल का, वो सस्ते डीजल की बजाय सस्ते इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। और महंगा डीजल आपके पापा मम्मी को चिपकाया जा रहा है डीजल गाड़ी में, और जो वहां से पैसा आ रहा है वही वहां छूट दे दी हमने बिजली में। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? खोपड़े में बात गई कंफर्म? तो जब कंपनीज देखती हैं कि हमें नेगेटिव रिटर्न्स हो रहा है, हम प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं। कब तक प्रोड्यूस करते हैं हम? जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मथुरा में रहना है तो राधे राधे बोलना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं बोलना है। बैल है एकदम से लोग। समझ गए? कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई? लॉन्ग रन में ये चारों स्टेजेस मिलेंगी। शॉर्ट रन, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, शॉर्ट रन में ये चारों मिलेंगी, लॉन्ग रन में सिर्फ 3। सर चौथी क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हमको ये रिसोर्स नुकसान देगा, हम कैपिटल भी बढ़ा देंगे ताकि यूनिट्स और अच्छी बना पाए। यहां पे हमको कैपिटल चेंज करने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए जो है हम उसमें बंधे हुए हैं। ओके, अपडेट क्विकली इन योर कॉपीज, वेरी फास्ट। चलिए भाई, सो लेट्स कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल एग्जांपल। लॉन्ग रन अभी हम क्विट करेंगे, अभी हम पहले शॉर्ट रन की पढ़ाई करेंगे। आपको 3 कॉम्पोजिशंस इस स्टडी के लिए मिलने वाले हैं। यू शुड बी नोइंग व्हाट इज कॉल्ड एज टिकिया पकौड़ी, टोटल प्रोडक्ट। आलू पकौड़ी, एवरेज प्रोडक्ट। मध्य प्रदेश पकौड़ी, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जैसे आपने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, वैसे ही टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिन। सर इसको क्यों पढ़ाया जाता है? अब इन दोनों को पढ़ रहे थे, सोचा इसको भी निपटा ही दें साथ में, इसका प्रैक्टिकली कोई मतलब है नहीं। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल है। ठीक है, मोहल्ले में बारात जा रही थी, हम घर के अंदर नाचने लग गए, ये कुछ वैसे ही है बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले आप एक शेड्यूल बना लीजिए। पहला कॉलम लेबर का, दूसरा टोटल प्रोडक्ट, तीसरा एवरेज प्रोडक्ट, चौथा मार्जिनल प्रोडक्ट, और आखिरी स्टेजेस का। और एक कॉलम बनाएंगे के फॉर कैपिटल, और इसमें हर बार यूनिट्स कितनी लिखते रहेंगे? 5। सो आप सिर्फ कॉलम्स बनाएंगे, उसके अंदर लिखने की कहानी अगली क्लास में स्टार्ट होगी। सिर्फ कॉलम बनाइए बस। हाउ मेनी कॉलम्स अंडरस्टूड? कैपिटल, लेबर, टोटल प्रोडक्ट 3, एवरेज प्रोडक्ट 4, मार्जिनल 5 और स्टेजेस 6। 6 इक्वल साइज कॉलम बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में वील अंडरस्टैंड दिस।